अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो सोहेल अफरीदी के ऊपर किस नौयत की लटकती हुई तलवार है। आज़ाद कश्मीर और लाहौर के अंदर धक्के दिए गए। बड़ा सोच समझ के इसके ऊपर बात करेंगे और हुक्मरान पार्लियामेंट से कितने मुखलस हैं और कोयटा बलूचिस्तान के अंदर जो वाक़या हुआ उसके ऊपर क्यों बात ना की गई। अरशद शरीफ साहब का केस तो ख़त्म हो गया, मगर इस मगर का जवाब आपको देंगे। अलीमा खान को कैसी धमकी दी गई, ये तमाम पहलू जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले फेसबुक को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साहिबो देखिए, ये जो धक्के वाली बात थी, आज़ाद कश्मीर में जो एक धक्का दिया गया और फिर लाहौर के अंदर कुछ धक्के दिए गए। मैंने बात नहीं करनी थी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो वाक़या पेश आया। साबिक़ वज़ीर आज़म और सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। वहीं पे फ़रियाल तालपुर साहिबा जो हैं वो आई हैं तज़ीयत के असूल के लिए। इसमें फ़रियाल तालपुर साहिबा का कसूर नहीं है, कसूर आखिर में हमारा अपना होता है और उस गार्ड का है जिसने यासिर सुल्तान साहब को धक्का दिया या पीछे कर दिया। अब इस गम के मौके के ऊपर बात करना इस मौजू पे इसलिए ज़रूरी है कि आखिर क्या वजह है कि हमारी यही पहचान रह गई है कि हम साबिक़ वज़ीर आज़म के बेटे हैं, मौजूदा वज़ीर हैं, इलेक्टेड एमएलए हैं और वालिद साहब फ़ौत हुए हैं और फ़रियाल तालपुर साहिबा सीढ़ियाँ उतर रही हैं और वो आगे से उनको मिलना चाह रहे थे या उनके साथ होना चाह रहे थे, तो गार्ड ने जो है वो उनको धक्का दे दिया। इसकी हम मज़म्मत करते हैं और ख़ासकर जो फ़रियाल तालपुर साहिबा के साथ कोई साथी था या मीरपुर से वो था, उसने बुरा समझा, बुरा मनाया और उस गार्ड की तरफ थोड़ा सा इनामाक तरीके से देखा। लेकिन यासिर सुल्तान साहब का बड़ा सब्र, उन्हें दाद देनी पड़ेगी। ताहम फ़रियाल तालपुर साहिबा को चाहिए था कि उसके बाद उनसे वो उसी वीडियो में ही बात करते कि मेरे गार्ड ने जो है वो गलत किया, लेकिन उन्होंने ये भी महसूस ना किया। ताहम ये धक्के वाली वीडियो बहुत फैलाई लोगों ने, यही वजह है कि मैं इसके ऊपर भी बात कर रहा हूँ। ये गलत है और आप रायविंड चले जाएँ, लाड़काना चले जाएं तो आप देखेंगे कि हमारी आज़ाद कश्मीर की क़यादत जो है वहाँ ज़मीन पे बैठ के चीज़ें कर रहे होते हैं। कहने की बात यह है कि अपनी अहमियत बनाइए, अपना मेयार पैदा कीजिए, अपने अंदर कुछ जुर्रत पैदा कीजिए और कोशिश कीजिए किसी के ग़ुलाम मत बने, क्योंकि हमने तो भारत से ग़ुलामी लेनी है, हमने अपने आप को आज़ाद करवाना है। अगर हम अपनी क़यादत के सामने लेट जाएंगे और धक्का देने के ऊपर भी खामोश रहेंगे तो गलत होगा। तज़ियत के असूल के लिए आने के ऊपर आपको कोई गार्ड्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर गार्ड हैं तो उनको धक्का नहीं देना चाहिए और कम अज़ कम आपके गार्ड को तो इल्म होना चाहिए कि फ़रियाल तालपुर साहिबा कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं, उनका बेटा कौन है, और उसको धक्का नहीं देना चाहिए। फिर लाहौर के अंदर भी धक्के दिए गए, मैं उस धक्के को भी आपके सामने रख लूँ। फिर एक जज के इस्तीफ़े की भी बात हो रही है। आप देखें कि लाहौर के अंदर जब एक डीसी साहब वहाँ पे गए तो डीसी साहब के जाने के ऊपर उनके गार्ड जो थे लोगों को धक्के देने शुरू कर दिए। उन्होंने किसी अदालत में पेश होना था, हटो बच्चों, पीछे हट जाओ, ये करो वो करो, जब आप अपनी ही रियासत में हैं। डीसी साहब, आपने ही अवाम को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देना है, आप अवाम के हकूक़ के, जान व माल के मुहाफ़िज़ हैं। अगर आपकी इतनी सिक्योरिटी बुरी है कि आपको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बाकियों को धक्के देने पड़ेंगे, तो मुझे बताइए कि फिर बाकी लोगों के साथ जो है वो क्या हाल होगा और वो क्या करेंगे। डीसी लाहौर की अदालत आमद पर उनके गार्ड की अवाम को धक्के और वकील अज़हर सदीक ने रोक लिया कि धक्के किसको दे रहे हो। डीसी साहब, आप तमीज़ सिखाएंगे इनको अशराफिया के हाँ धक्कों मुक्कों का ट्रेंड जो है वो पाकिस्तान बनने से चला आ रहा है, जिसकी एक झलक हमने कल यासिर सुल्तान को फ़रियाल तालपुर के गार्ड की जानिब से लगने वाले धक्के भी जो हैं वो हमने देखे। तो ये वो धक्के हैं जो लाहौर में भी दिए गए और मीरपुर में भी दिए गए, और ये बदअखलाक़ी होती है। इतनी भी कोई क़यामत नहीं है कि आप तज़यीद करने आएँ और वहाँ पे आपके ऊपर शायद कोई हमला आवर हो जाए। मत कीजिए ऐसा, अपने रवैये बेहतर रखिए। आप अवामी लीडर हैं, अवाम के हकूक़ की बात करते हैं, तो इसी अवाम को आप धक्के देंगे तो फिर इस अवाम का जो है वो क्या हाल होगा। साहिबो देखिए, हुक्मरान जो हैं या पार्लियामेंट जो है, सेनेट जो है वो कितनी मुखलस है हमारे अवाम से। मुल्क के अंदर तफरीक है, फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, सियासी पार्टियां तो खैर होती हैं, लोग बरादरियों में बटे हुए हैं, लोग इलाकाई तहज़्ज़ुब के अंदर बटे हुए हैं, मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर बटे हुए हैं और यूनिटी नहीं है। और ऐसे नहीं लगता कि हम सारे एक हैं, नेक हैं और ये एक ही पाकिस्तान है। बलूचिस्तान, कोयटा जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। वहाँ पे कितना बड़ा सान्या हुआ और दूसरे रोज़ पार्लियामेंट का इजलास था, उसमें वज़ीर आज़म साहब ने
मुखलस पन ना दिखाते हुए पार्लियामेंट की उस इजलास में नहीं आए। वज़ीर दिफा कोई पता नहीं कहाँ पे जूस पी रहे थे, कहाँ पे वो स्विमिंग पूल में छलांगे लगा रहे होंगे, वो नहीं आए वहाँ पे। यही वाक़या इस्लामाबाद के अंदर होता तो 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया जाता। पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर आज़म भी आते, वज़ीर दिफा भी आते, भाषण दिया जाता। इवन जॉइंट जो पार्लियामेंट और सेनेट का इजलास है वो बुला लिया जाता। वहाँ पे बड़ी बड़ी तकारीर की जाती, बताया जाता ये हो गया फलां हो गया। लेकिन क्या ये कोयटा और बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो हमारे अपने नहीं हैं? क्या उनके साथ हमें खड़ा नहीं होना चाहिए? तो ये हुक्मरान जो हैं, ये जो पार्लियामेंट है, ये मुखलस नहीं है आवाम के साथ। अगर ये मुखलस होते तो कोयटा के वाक़े के बाद पार्लियामेंट का जो दूसरे रोज़ इजलास हुआ उसमें बात करते, तरीके सलीके से बातचीत होती, उसकी मज़ामत करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? चूँकि ये बलूचिस्तान के अंदर वाक़या हुआ। इतना बड़ा सानिया हो जाए तो लोग क्रिकेट मैच किया, बाकी चीज़ें किया, सब कुछ मुलतवी कर देते हैं। लेकिन हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं वो बता रहे थे कि किसने कितने रन्स किए हैं, कितने स्कोर किसने बनाए हैं और क्या हुआ है। उन्होंने कोई उस तरीके से संजीदगी से जैसे बाकी वाक़यात के ऊपर वो बात करते हैं, वज़ीर दाखिला ने उस तरीके से बात नहीं की। साहिबो, अडयाला जेल के बाहर गुज़श्ता रोज़ बहुत बड़ी तादाद में MP और MNAs आए। शहबाज गिल साहब की बातों का बड़ा असर हुआ। उन्होंने बड़ा ज़ोर दिया था इसके ऊपर, आइंदा भी देना चाहिए। और आप देखें कि हर तरफ सर ही सर नज़र आ रहे थे। अगर ये मोमेंटम बरकरार रहे, ये संजीदा लेते रहें, इनसे काम लिया जाए, इनसे कोई काम लेने वाला हो तो स्ट्रीट मूवमेंट भी हो जाएगी। 8 तारीख को एहतजाज भी कामयाब हो जाएगा और फिर उसके बाद कोई और कॉल हुई तो वो भी कामयाब हो जाएगी। लेकिन देखना ये है कि क्या कल जुमेरात को भी दोबारा से मिलने का दिन होता है, क्या अगले मंगल को ये लोग दोबारा से इतनी बड़ी तादाद में आएंगे, या इनको डरा दिया जाएगा, या क्या होगा। ताहम ये जो तादाद थी वो बड़ी अच्छी थी और अलीमा खान साहिबा जो हैं वो बीमार होने के बावजूद वहाँ पे मौजूद थी और वो मौजूद रहीं। और अलीमा खान को फिर धमकी भी दी गई, और ये कैसी धमकी दी गई अगर आप इसको देखें तो अलीमा खान के करीब से मुसल्लह शख्स गिरफ्तार, पुलिस ने अलीमा खान को आगाह कर दिया। ये मुसल्लह शख्स आपके करीब मौजूद था। ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। पुलिस, ये आप ही का बंदा होगा, ख़वातीन का मौक़िफ़ ये आप ही का बंदा है, इससे गार्ड भी मिले हैं। हम इसीलिए गिरफ्तारियाँ करते हैं। SHO सदर बैरूनी का मौक़िफ़। तहवील में लिए गए शख्स का नाम आरफ चट्ठा है, तल्लक मुल्तान से है। तहवील में लिए गए शख्स से लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मोइन कुरैशी को मशकूक शख्स की शिनाख्त के लिए बुलाया गया। मोइन कुरैशी ने पुलिस को बताया वो इस शख्स को नहीं जानते। शख्स भी उन्हीं का, असला भी उन्हीं ने दिया, लाइसेंस भी वही देते हैं, पकड़ते भी वही हैं और फिर बताते भी वही हैं, ताकि वो पहले से कह दें कि हमने देखे न फलां दिन बंदे को पकड़ा था, हमने बताया था ये बंदा ऐसे है, ये बंदा वैसे है, लिहाजा आपको मार देगा। तो आप नहीं बाज आए तो आप समझ लें कि ये एक धमकी है, और आइंदा कोई आपको मार दे, गोली चल जाए, आपको डरा दे, आपकी जान ले ले, तो आप खुद से जो हैं वो इस बात के ज़िम्मेदार ठहरेंगे। 2 नुक्तों के ऊपर जल्दी से बात करेंगे, चूँकि मैं कोशिश करूँगा जो अगला व्लॉग होगा उसके अंदर बड़ी तफसील के साथ चीज़ों पे बात करें। थोड़ा वक्त की जो है वो कमी है। सोहेल अफरीदी पर लटकती तलवार किस नौयत की है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, 8 फरवरी के हवाले से क्या होगा, बसंत मौत बन के आएगी, और हिफाजती तदाबीर के हवाले से साहिबो तारीख में पहली बार एक ऐसी FIR हुई कि आपने अपनी जान बचाने के लिए आगे ना वो लोहे की स्टिक नहीं लगाई थी, ताकि आप बाइक पे जा रहे हैं लोहे की स्टिक लगा लें, जब वो तार आए, धागा आए जिससे आपका गला कट जाता है, तो आप कि ये जो लोहे की स्टिक लगी है ये आपको बचा ले। जब वो नहीं लगाई हुई थी तो तारीख में पहली बार ऐसी हुआ कि अपनी ही जान की हिफाजत ना करने के ऊपर FIR हो गई, और ये गिनीज बुक के अंदर नाम आना चाहिए। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इस नौयत की भी जो FIR है वो हो चुकी है। वहीं पे आप बसंत मनाएंगे, पतंग उड़ाएंगे, या आप एहतजाज करेंगे, या शटर डाउन करेंगे, या आपने बताना है। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और इलेक्शन अमले को धमकाने से मुतल्लक केस की जो है साहिब समात हुई है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने की। समात के दौरान सोहेल अफरीदी के वकील अली बुखारी और दरख्वास्त गुजार के वकील सजेल सवाती इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं। अली बुखारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इन्हें आज की समात के लिए बाकायदा नोटिस जारी नहीं किया गया, जिस पर चीफ
इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नोटिस की सर्विस हो चुकी है। अली बुखारी का कहना था कि इन्हें कमीशन की फ़ोन कॉल पर समात का इल्म हुआ, जबकि हाई कोर्ट के स्टे के बायस ना तो शवाहिद रिकॉर्ड हो सकते हैं और ना ही कोई हुक्म जारी किया जा सकता है, इसलिए समात मुलतवी की जाए। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल सुनने के बाद केस की समात 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। साहिब, कीनिया के अंदर अरशद शरीफ साहब जो हैं उनका कत्ल हुआ, उनको शहीद किया गया। ये केस नहीं चला, उनकी वालदा दुनिया से चली गई। उन्होंने कुछ आर्मी के अंदर से हाजिर अफसरान को नामज़द किया था, जर्नलों को नामज़द किया था, वो चीज़ ना हो सकी। इमरान खान के ऊपर हमला हुआ था, उनकी FIR तक नहीं हो रही थी। दूसरी जानिब कोयटा में कत्ल हो जाए और इमरान खान के ऊपर FIR हो जाती है, ये दोहरा मेयार है रियासत के अंदर। लेकिन जज साहब ने कहा मैं बड़ा दुखी हूँ, अदालत कौम और साफ़ी बरादरी के दुख में बराबर की शरीक है। अरशद शरीफ कत्ल केस को निपटा दिया गया, मगर मैं साहिब इसके ऊपर बात करते हुए कुछ हिंट आपको दूंगा और एक वक्त आएगा, ये बात याद रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा किसने मरवाया, किसने मारा और अरशद शरीफ के असल कातिल कौन है। ये एक नहीं, मैं आपको बंदों की तादाद आज और इलाका और इदारा बता दूंगा। पाकिस्तानी वफाकी आईनी अदालत ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल पर लिए गए आज खुद नोटिस को निपटाते हुए कहा कि हम अपने पाकिस्तानी शहरी की मौत पर अपनी कौम और सहाफ़ी बरादरी के दुख को समझते हैं और उसमें बराबर के शरीक हैं। जज साहब ने सिर्फ अफसोस किया है, तज़ियत की है। मैं चाहता हूँ कि आइंदा जज साहब जनाजा भी पढ़ा दिया करें, घर फाते के लिए चले जाया करें, वहाँ अफसोस कर लिया करें, यही इंसाफ काफ़ी है। इससे ज़्यादा तो आप लोग कुछ कर नहीं सकते। साहिबो, एक मीडिया के इदारे से 2 लोगों का तल्लक है जिनका शुमार होता है इस चीज़ में जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल किया। उन 2 में से एक शख्स जो है वो बरतानिया के एक टाउन में होता है, मैं उस टाउन का नाम नहीं लूँगा, वो यहाँ पे होता है। 3 लोगों का तल्लक एक बड़े इदारे के साथ है, उनका नाम लेना मकसूद नहीं और मैं इदारे का नाम भी ऐसे रखता हूँ। फिर 2 और लोग हैं जिनका तल्लक कराची से है और टोटल कराची से तल्लक जिन लोगों का है अरशद शरीफ को मारने और मरवाने में वो 4 हैं। उसमें से 2 सगे भाई हैं और 2 का तल्लक किसी अहम इदारे से है और 3 और लोग हैं जिनका तल्लक जो है वो किसी बड़े इदारे से है। एक वक्त आएगा 3, 2, 5 और 7 लोगों के नाम लूँगा, पूरा शजरा नसब बताऊँगा, सारी चीज़ें करूँगा कि अरशद शरीफ को मारने और मरवाने में किसने कितना अपना रोल जो है वो अदा किया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।